नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आपको उन 8 असली देवियों के बारे में बताते हैं जो हमारे भारत के इतिहास का एक पन्ना है, जिन्हें आप अभी तक नहीं सुना होगा। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। उस्मान शेख ने फुले दंपत्ति को अपने घर की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति व्यक्त की। 1848 में उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया था। फातिमा और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई का दृढ़ता से समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। सावित्रीबाई और फातिमा सागुनाबाई के साथ थे। नंबर 2, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थीं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगाम में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवेशे और मां का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर कई काम किए। उन्होंने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अहमदनगर और पुणे में टीचर प्रशिक्षण लिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और विधवाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने दलितों के लिए एक कुआं बनवाया। सावित्रीबाई को भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थीं और उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई का निधन 10 मार्च 1897 को हुआ था। नंबर 3, फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डकैत दस्युक थीं, जो एक राजनीतिज्ञ बन गईं। अपनी हत्या होने तक वह संसद की सदस्य रहीं। वह मल्लाह उपजाति की एक महिला थीं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव में गरीबी में पली बढ़ी थीं, जहां उनका परिवार एक भूमि विवाद में हार गया था, जिससे उन्हें कई समस्याएं हुईं। 11 वर्ष की आयु में विवाह कर दिए जाने और विभिन्न लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद वह डकैतों के एक गिरोह में शामिल हो गईं। उनके गिरोह ने उच्च जाति के गांवों को लूटा और रेलगाड़ियों और वाहनों को रोक लिया। जब उन्होंने अपने बलात्कारियों को दंडित किया और अधिकारियों द्वारा पकड़ से बच निकली, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग की नायिका बन गईं। फूलन देवी पर 1981 बहमई नरसंहार के लिए उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर उनके आदेश पर 20 ठाकुर लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। उन्होंने 2 साल बाद सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की प्रतीक्षा में ग्वालियर जेल में 11 साल बिताए। फूलन देवी को 1994 में उनके आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह एक राजनीतिज्ञ बन गईं और 1996 में समाजवादी पार्टी के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं। उन्होंने अपनी सीट खो दी, लेकिन अगले वर्ष इसे फिर से हासिल कर लिया। अपनी मृत्यु के समय वह निवर्तमान थीं। उनकी हत्या उनके घर के बाहर शेर सिंह राणा ने की थी, जिसे में हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी मृत्यु के समय वह अभी भी पुनः लगाए गए आपराधिक आरोपों के खिलाफ लड़ रही थीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरोप खारिज करने की अपील खो दी थी कि विवादास्पद फिल्म बैंडिट क्वीन की रिलीज के बाद फूलन देवी की दुनिया भर में ख्याति बढ़ी, जिसमें उनके जीवन की कहानी उस तरीके से बताई गई जो उन्हें मंजूर नहीं थी। उनके जीवन ने कई जीवनियों को भी प्रेरित किया है। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भीकू धात्रे था, जो पेशे से कुली और मछली पकड़ने का काम किया करते थे।
उनकी माता का नाम रुक्मिणी धात्रे था, जो एक गृहिणी थीं। परिवार की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था और बड़ी मुश्किल से परिवार का जीवनयापन हो पाता था। 4 नंबर, जब रमाबाई बाल्यावस्था में थीं, उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें और उनके भाई बहनों को उनके चाचा व मामा अपने साथ मुंबई ले आए। 9 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से हुआ। विवाह के समय डॉक्टर अम्बेडकर की आयु 15 वर्ष की थी। बाबा साहेब के जीवन में रमाबाई का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने पति की महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया, बल्कि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वहीं स्वयं कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण समर्थन दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर की आजीविका चलाने हेतु कई छोटे बड़े कार्य किए। लंबी बीमारी के कारण हुआ निधन। जीवन भर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ निभाने वाली रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बता दें कि जब उनका निधन हुआ तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रमाबाई की शादी के 29 साल हुए थे। वहीं रमाबाई के जीवन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। नंबर 7, झलकारी बाई एक महिला सैनिक थीं और उन्होंने भारतीय विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल की सेनापति रहने वाली झलकारी बाई रानी की हमशक्ल थीं। रानी को सुरक्षित रूप से किले से बाहर निकालने के लिए उन्होंने खुद को रानी के रूप में छिपाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोबा सिंह और मां का नाम जमुना देवी था। बचपन से ही घुड़सवारी और हथियार चलाने में माहिर थीं। झलकारी बाई के पति का नाम पूरन सिंह था। वे रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के कर्मचारी थे। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। झलकारी बाई की वीरता की गाथा बुंदेलखंड की लोकगाथाओं और लोकगीतों में सुनी जाती है। झलकारी बाई के सम्मान में भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 को एक डाक टिकट जारी किया था। अजमेर, राजस्थान में उनकी प्रतिमा और एक स्मारक है। कि रानी वेलु नचियार की सेनाध्यक्ष थी। वेलु नेचियार उन पहले सम्राटों में से एक थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में कुइली ने अपने राज्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुइली के चाहने वाले उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में याद करते हैं। कुइली का जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रानी के लिए एक जासूस के रूप में काम करते थे, जिसके जरिए कुइली वेलु नचियार के करीब आई। उन्होंने कई बार रानी वेलु नचियार के प्राणों की रक्षा की, जिसके बाद उन्हें रानी के अंगरक्षक के रूप में तैनात किया गया और आगे चलकर वह महिला सेना की सेनाध्यक्ष बनी। जब शिवगंगा के महल पर अंग्रेजों का हमला हुआ तब उन्होंने वीरता के साथ उनका सामना किया। कुइली और उनकी सेना ने अंग्रेजों के हथियार छिपाकर उन्हें सकते में डाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुइली ने अंग्रेजों के हथियार के जखीरे को बर्बाद करने के लिए अपने शरीर को तेल में डुबोया और आग लगा ली। एक दलित महिला के रूप में उनकी वीरता और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उसे हमेशा याद किया जाना चाहिए। नंबर 8, पुतलीमाया देवी पोद्दार का जन्म 14 जनवरी 1920 को कुर्सियांग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। वह गोरखा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले मनबहादुर तमांग की सबसे बड़ी बेटी थीं। पुतलीमाया ने संरचना के खिलाफ लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 साल की उम्र में वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहती थीं। बाद में जीवन में उन्होंने दलितों और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरिजन समाज की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रेरित
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। नंबर 5 रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे और मां भागीरथी सप्रे थीं। जब वे 4 साल की थीं, तब उनकी मां का निधन हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ का प्रशिक्षण दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुआ था। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थीं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध किया और 29 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य और देश के प्रति स्वाभिमान थी।